चैप्टर 16 अंधेरे में यात्रा। शाम हो चुकी थी और धूसर रोशनी फिर से तेजी से कम हो रही थी। तभी वे रात के लिए रुके। वे बहुत थके हुए थे। पहाड़ गहराते शाम के अंधेरे में छिपे हुए थे और हवा ठंडी थी। गैंडाल्फ ने उन्हें एक और कौर खाने से बचाया। रिवेंडेल के प्रत्येक मिरुवर ने जब कुछ खाया तो उसने एक परिषद बुलाई। उन्होंने कहा, हम आज रात फिर से आगे नहीं जा सकते। रेडहॉर्न गेट पर हमले ने हमें थका दिया है और हमें यहाँ कुछ देर आराम करना चाहिए। और फिर हम कहाँ जाएंगे? फ्रोडो ने पूछा। गैंडाल्फ ने उत्तर दिया, अभी भी हमारी यात्रा और हमारा काम बाकी है। हमारे पास आगे बढ़ने या रिवेंडेल लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रिवेंडेल में वापसी के बारे में सुनते ही पिप्पिन का चेहरा चमक उठा। मेरी और सैम ने उम्मीद भरी निगाहों से देखा, लेकिन आरागोर्न और बोरोमीर ने कोई निशान नहीं। फ्रोडो परेशान दिख रहा था। उन्होंने कहा, काश मैं वहां वापस होता, लेकिन मैं बिना शर्म के कैसे लौट सकता हूं जब तक कि कोई दूसरा रास्ता न हो और हम पहले ही हार चुके हों। तुम सही कह रहे हो, फ्रोडो, गैंडाल्फ ने कहा। वापस जाना हार स्वीकार करना है और आने वाली और भी बुरी हार का सामना करना है। अगर हम अभी वापस जाते हैं तो अंगूठी वहीं रहनी चाहिए। हम फिर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर जल्दी या बाद में रिवेंडेल की घेराबंदी की जाएगी और थोड़े समय और कड़वाहट के बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा। रिंगव्रथास घातक दुश्मन हैं, लेकिन वे अभी भी उस शक्ति और आतंक की छाया मात्र हैं जो उनके पास होगी यदि रूलिंग रिंग फिर से उनके स्वामी के हाथ में होती। फ्रोडो ने आह भरते हुए कहा, अगर कोई रास्ता है तो हमें आगे बढ़ना ही होगा। सैम फिर से उदासी में डूब गया। गैंडाल्फ ने कहा, एक रास्ता है जिसे हम आजमा सकते हैं। जब मैंने पहली बार इस यात्रा के बारे में सोचा था, तब से ही मैंने सोचा था कि हमें इसे आजमाना चाहिए। लेकिन यह एक सुखद रास्ता नहीं है और मैंने इसके बारे में कंपनी से पहले बात नहीं की है। आरागोर्न इसके खिलाफ था जब तक कि पहाड़ों के ऊपर से गुजरने का प्रयास नहीं किया गया था। यदि ये रेडहॉर्न गेट से भी बदतर सड़क है तो यह अवश्य ही बुरी होगी। वास्तव में, मैरी ने कहा, लेकिन बेहतर होगा कि आप हमें इसके बारे में बताएं और हमें तुरंत सबसे बुरी बात बताएं। गैंडाल्फ ने कहा, मैं जिस सड़क की बात कर रहा हूं वह मोरिया की खानों तक जाती है। केवल गिमली ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में सुलगती आग थी। बाकी सभी लोग उस नाम के उल्लेख पर भय से भर गए। यहाँ तक कि हॉबिट्स के लिए भी यह एक अस्पष्ट भय की किंवदंती थी। सड़क मोरिया तक जा सकती है, लेकिन हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यह मोरिया से होकर जाएगी? अरागोर्न ने उदास होकर कहा। बोरोमीर ने कहा, यह एक अपशकुन का नाम है। नहीं, मुझे वहां जाने की जरूरत नजर आती है। अगर हम पहाड़ों को पार नहीं कर सकते तो हमें दक्षिण की ओर यात्रा करनी चाहिए, जब तक कि हम रोहन की खाई तक न पहुंच जाएं, जहां लोग मेरे लोगों के अनुकूल हैं, और उसी रास्ते से चलते हैं जिस पर मैं यहां तक पहुंचने के लिए चला था। या फिर हम इसे नदी पार करके लैंगस्ट्रैंड और लेबेनिन में जा सकते हैं और इस तरह समुद्र के नज़दीकी इलाकों से गोंडोर पहुंच सकते हैं। बोरोमीर, जब से तुम उत्तर की ओर आए हो तब से चीजें बदल गई हैं, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने तुम्हें सरुमन के बारे में क्या बताया? उसके साथ मैं अपना काम कर सकता हूँ, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन रिंग को इसेंगार्ड के पास नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी तरह से उसे रोका जा सकता है। रोहन का गैप हमारे लिए बंद है जब तक हम बियरा के साथ जाते हैं। जहाँ तक लंबी सड़क की बात है, हम समय नहीं दे सकते। हम ऐसी यात्रा में 1 साल बिता सकते हैं और हमें कई ऐसे देशों से गुजरना होगा जो खाली और बंदरगाह रहित हैं। फिर भी वे सुरक्षित नहीं होंगे। सरुमन और दुश्मन दोनों की चौकस निगाहें उन पर हैं। जब तुम उत्तर की ओर आए, बोरोमीर, तुम थे। दुश्मन की नज़र में वह दक्षिण से आया एक भटका हुआ व्यक्ति था और उसके लिए यह कोई छोटी सी चिंता की बात नहीं थी। उसका दिमाग रिंग की खोज में व्यस्त था। लेकिन अब तुम रिंग की कंपनी के सदस्य के रूप में वापस आ गए हो और जब तक तुम हमारे साथ रहोगे तब तक तुम खतरे में हो। नंगे आसमान के नीचे दक्षिण की ओर जाने वाले हर लीग के साथ खतरा बढ़ता जाएगा।
पहाड़ के रास्ते पर हमारे खुले प्रयास के बाद से हमारी दुर्दशा और भी अधिक निराशाजनक हो गई है। मुझे डर है। अब मुझे बहुत कम उम्मीद दिखती है, अगर हम जल्द ही कुछ समय के लिए नज़रों से ओझल नहीं हो गए और अपना रास्ता नहीं छिपा लिया। इसलिए मेरी सलाह है कि हमें न तो पहाड़ों के ऊपर से जाना चाहिए, न ही उनके चारों ओर से, बल्कि उनके नीचे से। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर दुश्मन कम से कम हमसे जाने की उम्मीद करेगा। हम नहीं जानते कि वह क्या उम्मीद करता है, बोरोमीर ने कहा। वह सभी रास्तों पर नज़र रख सकता है, संभावित और असंभावित। उस स्थिति में मोरिया में प्रवेश करना एक जाल में फंसने जैसा होगा। डाक टावर के द्वार खटखटाने से बेहतर कुछ नहीं है। मोरिया का नाम काला है, गैंडाल्फ ने जवाब दिया। जब आप मोरिया की तुलना सौरोन के गढ़ से करते हैं, तो आप जो नहीं जानते उसके बारे में बात करते हैं। आप में से केवल मैं ही डाक लॉर्ड की काल कोठरी में गया हूँ, और केवल डोल गुलेदुर में उसके पुराने और छोटे निवास में। जो लोग बारात डाया के द्वार से गुजरते हैं, वे वापस नहीं लौटते। लेकिन अगर फिर से बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं होती, तो मैं आपको मोरिया में नहीं ले जाता। अगर वहाँ ओर्क्स हैं, तो ये हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है, ये सच है। लेकिन मिस्टी पर्वत के अधिकांश ओर्क्स 5 सेनाओं की लड़ाई में बिखर गए या नष्ट हो गए। ईगल्स रिपोर्ट करते हैं कि ओर्क्स दूर से फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद है कि मोरिया अभी भी आज़ाद है। यहाँ तक कि एक संभावना ये भी है कि बौने वहाँ हों, और अपने पिताओं के किसी गहरे हॉल में फंडिन का बेटा बालिन पाया जा सकता है। चाहे जो भी हो, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जो ज़रूरत चुनती है। मैं तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चलूंगा, गैंडाल्फ, गिमली ने कहा। मैं जाऊंगा और डुरिन के हॉलों को देखूंगा, जो कुछ भी वहां इंतजार कर रहा है, अगर तुम बंद दरवाजे ढूंढ सको। अच्छा, गिमली, गैंडाल्फ ने कहा, तुम मुझे प्रोत्साहित करते हो। हम साथ मिलकर छिपे हुए दरवाजों की तलाश करेंगे, और हम सफल होंगे। बौनों के खंडहरों में बौने के सिर को भ्रमित करना एल्वेस या मनुष्यों या हॉबिट्स की तुलना में कम आसान होगा। फिर भी ये पहली बार नहीं होगा कि मैं मोरिया गया हूँ। मैं वहाँ त्रूर के बेटे त्रबिन को ढूंढता रहा, जब वह खो गया था। मैं वहाँ से गुजरा और फिर से जिंदा वापस आया। मैं भी एक बार डिमरल गेट से गुजरा था, आरागोन ने शांति से कहा, लेकिन हालांकि मैं फिर से बाहर आया, लेकिन यादें बहुत बुरी हैं। मैं दूसरी बार मोरिया में प्रवेश नहीं करना चाहता, और मैं इसमें एक बार भी प्रवेश नहीं करना चाहता, पिप्पिन ने कहा। नहीं मैं, सैम ने बड़बड़ाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, गैंडाल्फ ने कहा। कौन आएगा? लेकिन सवाल यह है कि अगर मैं तुम्हें वहां ले जाऊं तो कौन मेरा पीछा करेगा? मैं करूंगा, गिमली ने उत्सुकता से कहा। मैं करूंगा, आरागोन ने भारी स्वर में कहा। तुमने बर्फ में लगभग तबाही मचाने के लिए मेरे नेतृत्व का अनुसरण किया, और एक भी शब्द भी दोष नहीं दिया। मैं अब तुम्हारे नेतृत्व का अनुसरण करूंगा अगर यह आखिरी चेतावनी तुम्हें प्रभावित नहीं करती। यह अंगूठी के बारे में नहीं है, न ही हम दूसरों के बारे में है, बल्कि तुम्हारे बारे में है, गैंडाल्फ। और मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम मोरिया के दरवाजे से गुजरते हो, तो सावधान रहो। मैं नहीं जाऊंगा, बोरोमीर ने कहा, तब तक नहीं जब तक कि पूरी कंपनी का वोट मेरे खिलाफ न हो। लेगोलास और छोटे लोग क्या कहते हैं? अंगूठी लाने वाले की आवाज तो जरूर सुनी जानी चाहिए। लेगोलास ने कहा, मैं मोरिया नहीं जाना चाहता। हॉबिट्स ने कुछ नहीं कहा। सैम ने फ्रोडो की ओर देखा। आखिर में फ्रोडो बोला। उसने कहा, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं गैंडाल्फ की सलाह को भी अस्वीकार नहीं करना चाहता। मैं विनती करता हूँ कि जब तक हम इस पर सो नहीं जाते, तब तक कोई मतदान न हो। गैंडाल्फ को इस ठंडी उदासी की तुलना में सुबह की रोशनी में वोट मिलना आसान होगा। हवा कितनी तेज चल रही है। ये शब्द सुनकर सभी मौन विचार में डूब गए। उन्होंने चट्टानों और पेड़ों के बीच से हवा की फुफकार सुनी, और रात के खाली स्थानों में उनके चारों ओर चीख पुकार और रोने की आवाज़ें गूंज रही थीं। अचानक आरागोर्न अपने पैरों पर उछल पड़ा। हवा कैसी चीख रही है? वह चिल्लाया। ये भेड़ियों की आवाज़ के साथ चीख रही है। वार्ग पहाड़ों के पश्चिम में आ गए हैं।
तो क्या हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए? गैंडाल्फ ने कहा, ये वैसा ही है जैसा मैंने कहा था। शिकार खत्म हो गया है। भले ही हम सुबह तक जीवित रहें, लेकिन अब कौन जंगली भेड़ियों के पीछे रात में दक्षिण की यात्रा करना चाहेगा? मोरिया कितनी दूर है? बोरोमीर ने पूछा। गैंडाल्फ ने गंभीरता से उत्तर दिया, काराद्रास के दक्षिण पश्चिम में एक दरवाजा था, जो कौवे की उड़ान के हिसाब से लगभग 15 मील दूर था और भेड़िए की दौड़ के हिसाब से शायद 20 मील दूर था। तो चलो, अगर हम कल सुबह जल्दी उठ सके तो चल पड़ें, बोरोमीर ने कहा। जिस भेड़िए की आवाज़ आती है, वह उस ओर्क से भी ज्यादा बुरा है जिससे हम डरते हैं। सच, आरागोर्न ने अपनी तलवार म्यान में से निकालते हुए कहा। लेकिन जहां वार्ग चिल्लाता है, वहां ओर्क भी घूमता है। काश मैंने एलरोंड की सलाह मान ली होती, पिप्पिन ने सैम से कहा। मैं आखिरकार अच्छा नहीं हूँ। मेरे अंदर बेंडोब्रास द बुलरोआ की नस्ल की कमी है। ये चीखें मेरे खून को जमा देती हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इतना बुरा महसूस किया हो। मेरा दिल मेरे पैरों में दबा हुआ है, पिप्पिन, सैम ने कहा। लेकिन हम अभी तक नहीं पहुँचे हैं, और हमारे साथ यहाँ कुछ मोटे लोग भी हैं। बूढ़े गैंडाल्फ के लिए जो भी हो, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह भेड़िए के पेट में नहीं होगा। रात में अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी उस छोटी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई जिसके नीचे वे शरण लिए हुए थे। ये पहाड़ी पुराने और मुड़े हुए पेड़ों की एक गांठ से घिरी हुई थी, जिसके चारों ओर पत्थरों का एक टूटा हुआ घेरा था। इसके बीच में उन्होंने आग जलाई, क्योंकि इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि अंधेरे और सन्नाटे के कारण शिकारियों के झुंड को उनका पता नहीं चल पाएगा। वे आग के चारों ओर बैठे थे, और जो लोग पहरे पर नहीं थे वे बेचैनी से झपकी ले रहे थे। बेचारा बिल टट्टू जहां खड़ा था, वहां कांप रहा था और पसीना बह रहा था। भेड़ियों की चीखें अब उनके चारों ओर थीं, कभी पास तो कभी दूर। रात के अंधेरे में पहाड़ी की चोटी पर कई चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। कुछ तो पत्थरों के घेरे के पास पहुंच गए थे। घेरे के एक अंतराल पर एक बड़ा काला भेड़िया आकार रुका हुआ दिखाई दे रहा था, जो उन्हें देख रहा था। उसके मुंह से एक थरथराती हुई चीख निकली, मानो वह कोई कप्तान हो जो अपने झुंड को हमले के लिए बुला रहा हो। गैंडाल्फ खड़ा हुआ और अपनी छड़ी को ऊपर उठाए हुए आगे बढ़ा। सुनो, सौरोन के शिकारी कुत्ते, वह चिल्लाया। गैंडाल्फ यहाँ है, उड़ जाओ, अगर तुम्हें अपनी गंदी त्वचा की कीमत है। अगर तुम इस घेरे के भीतर आए तो मैं तुम्हें पूंछ से लेकर थूथन तक सिकोड़ दूंगा। भेड़िया गुर्राया और एक बड़ी छलांग के साथ उनकी ओर बढ़ा। उस समय एक तेज आवाज हुई। लेगोलास ने अपना धनुष ढीला कर दिया था। भयानक चीख और उछलता हुआ आकार जमीन पर गिर गया। एल्विश तीर ने उसके गले को छेद दिया था। देखने वाली आंखें अचानक बुझ गईं। गैंडाल्फ और आरागोर्न आगे बढ़े, लेकिन पहाड़ी सुनसान थी, शिकार के झुंड भाग गए थे। उनके चारों ओर का अंधेरा शांत हो गया, और आहें भरती हवा में कोई चीख नहीं आई। रात बहुत हो चुकी थी और पश्चिम की ओर ढलता चांद ढल रहा था। टूटते बादलों के बीच से चमक रहा था। अचानक फ्रोडो नींद से जाग उठा। बिना किसी चेतावनी के पूरे शिविर में भयंकर और जंगली चीखों का तूफान शुरू हो गया। वार्गों की एक बड़ी सेना चुपचाप इकट्ठा हो गई थी और अब एक साथ हर तरफ से उन पर हमला कर रही थी। आग में ईंधन डालो, गैंडाल्फ ने हॉबिट से कहा। अपनी तलवारें निकालो और पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाओ। उछलती रोशनी में जैसे ही ताज़ी लकड़ी जल उठी, फ्रोडो ने पत्थरों के घेरे पर कई भूरे रंग की आकृतियां उछलती देखीं। और भी बहुत सी आकृतियां उभरीं। एक विशाल नेता के गले में आरागोर्न ने अपनी तलवार घुसा दी। एक जोरदार झटके से बोरोमीर ने दूसरे का सिर काट दिया। उनके बगल में गिमली खड़ा था, अपनी मोटी टांगे फैलाए, अपनी बौनी कुल्हाड़ी चला रहा था। लेगोलस का धनुष गा रहा था। डगमगाती आग की रोशनी में गैंडाल्फ अचानक बड़ा होता हुआ दिखाई दिया। वह ऊपर उठा, एक विशाल भयावह आकृति में, किसी पहाड़ी पर स्थापित पत्थर के किसी प्राचीन राजा के स्मारक की तरह। बादल की तरह झुकते हुए उसने एक जलती हुई शाखा उठाई और भेड़ियों से मिलने के लिए आगे बढ़ा। वे उसके सामने पीछे हट गए। उसने जलती हुई चिमटी को हवा में उछाला।
यह अचानक बिजली की तरह चमक उठी और उसकी आवाज गरजने जैसी गूंज उठी। नॉर एड्रेथ हमें, नॉर दान आए न गौरहोठ, ही क्राइड। एक जोरदार गर्जना और चटकने की आवाज आए और उसके ऊपर के पेड़ से एक पत्ता फूट पड़ा और उसमें से तेज लपटें निकलने लगीं। आग एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी तक फैल गई। पूरी पहाड़ी पर चकाचौंध भरी रोशनी छा गई। रक्षकों की तलवारें और चाकू चमक रहे थे और टिमटिमा रहे थे। लेगोलास का आखिरी तीर हवा में उड़ते हुए जल उठा और एक बड़े भेड़िया सरदार के दिल में जलता हुआ जा लगा। बाकी सभी भाग गए। धीरे धीरे आग बुझ गई और राख और चिंगारियां ही बची। जले हुए पेड़ों के तने के ऊपर एक कड़वा धुआं छाया हुआ था और पहाड़ी से अंधेरे में उड़ रहा था, जैसे ही भोर की पहली किरण आसमान में धुंधली सी चमक रही थी। उनके दुश्मन हार गए और वापस नहीं लौटे। मैंने आपको क्या बताया था, मिस्टर पिप्पिन, सैम ने कहा। उसने अपनी तलवार निकाली। भेड़िए उसे नहीं पकड़ पाएंगे। यह एक आंख खोलने वाली बात थी और इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे सिर के बाल लगभग जल गए थे। जब सुबह की पूरी रोशनी हुई तो भेड़ियों का कोई निशान नहीं मिला और वे मृतकों के शवों की तलाश में व्यर्थ ही भटकते रहे। लड़ाई का कोई निशान नहीं बचा था, सिवाय जले हुए पेड़ों और पहाड़ी की चोटी पर पड़े लेगोलास के तीरों के। सब कुछ सुरक्षित था, सिवाय एक के, जिसकी नोक ही बची थी। गैंडाल्फ ने कहा, ये वैसा ही है जैसा मुझे डर था। ये जंगल में भोजन की तलाश में शिकार करने वाले कोई साधारण भेड़िए नहीं थे। चलो जल्दी से खाना खाएं और चलें। उस दिन मौसम फिर बदल गया, मानो ये किसी ऐसी शक्ति के आदेश पर हो जिसे अब बर्फ की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे दर्रे से पीछे हट चुके थे। एक ऐसी शक्ति जो अब एक स्पष्ट प्रकाश चाहती थी जिसमें जंगली चीजें दूर से देखी जा सकें। रात के दौरान हवा उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ रही थी और अब यह विफल हो गई। बादल दक्षिण की ओर गायब हो गए और आकाश खुल गया, ऊंचा और नीला। जब वे पहाड़ी की ढलान पर खड़े थे, प्रस्थान करने के लिए तैयार थे, तो पहाड़ की चोटियों पर एक पीली धूप चमक रही थी। हमें सूर्यास्त से पहले दरवाजों तक पहुंचना होगा, गैंडाल्फ ने कहा, नहीं तो मुझे डर है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यह ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमारा रास्ता घुमावदार हो सकता है, क्योंकि यहाँ अरागोर्न हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। वो इस देश में शायद ही कभी चला हो, और मैं सिर्फ एक बार मोरिया की पश्चिमी दीवार के नीचे गया हूँ, और वह भी बहुत पहले की बात है। वही है, उन्होंने दक्षिण पूर्व की ओर इशारा करते हुए कहा, जहाँ पहाड़ों की भुजाएं उनके पैरों के नीचे छाया में गिर गईं। दूरी में धुंधली सी नंगी चट्टानों की एक पंक्ति दिखाई दे रही थी, और उनके बीच में, बाकी की तुलना में ऊंची, एक बड़ी ग्रे दीवार। जब हम दर्रे से निकले तो मैं आपको दक्षिण की ओर ले गया, और वापस हमारे शुरुआती बिंदु पर नहीं, जैसा कि आप में से कुछ ने देखा होगा। ये हैच्छा हुआ कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि अब हमें कई मील कम पार करने हैं, और जल्दी करने की जरूरत है। चलो चलें, बोरोमीर ने गंभीरता से कहा। मुझे नहीं पता कि किससे उम्मीद करनी चाहिए, कि गैंडाल्फ को वह मिल जाएगा जो वह चाहता है, या कि चट्टान पर आकर हम पाएंगे कि द्वार हमेशा के लिए खो गए हैं। सभी विकल्प बुरे लगते हैं, और भेड़ियों और दीवार के बीच फंसना सबसे संभावित संभावना है। आगे बढ़ो। गिमली अब जादूगर के साथ आगे चल रहा था, वह मोरिया आने के लिए बहुत उत्सुक था। साथ में वे कंपनी को पहाड़ों की ओर वापस ले गए। पश्चिम से मोरिया जाने का एकमात्र पुराना रास्ता एक धारा, सिरानन के रास्ते से होकर गुजरता था, जो चट्टानों के पैरों से निकलती थी जहां दरवाजे खड़े थे। लेकिन या तो गैंडाल्फ भटक गया था, या फिर हाल के वर्षों में भूमि बदल गई थी, क्योंकि वह उस जगह पर नहीं पहुंचा जहां वह उसे ढूंढ रहा था, जो उनके शुरू होने से केवल कुछ मील दक्षिण की ओर थी। सुबह से दोपहर तक का समय बीत रहा था और फिर भी कंपनी लाल पत्थरों के बंजर इलाके में भटकती और रेंगती रही। उन्हें कहीं भी पानी की कोई चमक नहीं दिखी और न ही पानी की कोई आवाज सुनाई दी। सब कुछ उदास और सूखा था। उनके दिल डूब गए। उन्हें कोई जीवित चीज नहीं दिखी और न ही आसमान में एक भी पक्षी था, लेकिन रात क्या लेकर आएगी अगर वह उन्हें उस खोई हुई जमीन पर पकड़ ले। उनमें से किसी ने भी यह सोचने की परवाह नहीं की। अचानक गिमली, जो आगे बढ़ गया था,
ने उन्हें वापस बुलाया। वो एक टीले पर खड़ा था और दाईं ओर इशारा कर रहा था। जल्दी से ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने अपने नीचे एक गहरी और संकरी नहर देखी। ये खाली और शांत थी और इसके तल के भूरे और लाल रंग के पत्थरों के बीच से बमुश्किल पानी की एक बूंद बह रही थी, लेकिन पास की तरफ एक रास्ता था जो बहुत टूटा हुआ और सड़ चुका था, जो एक प्राचीन राजमार्ग की खंडहर दीवारों और फर्श के पत्थरों के बीच से होकर गुजरता था। आखिरकार यह आ ही गया, गैंडाल्फ ने कहा। यहीं से नदी बहती थी, सिरानन, गेट स्ट्रीम वे इसे कहते थे। लेकिन पानी का क्या हुआ, मैं अनुमान नहीं लगा सकता। ये तेज और शोरगुल वाला हुआ करता था। आओ, हमें जल्दी करना चाहिए, हम देर हो चुकी है। कंपनी के लोग थके हुए और दर्द से कराह रहे थे, लेकिन वे कई मील तक उबड़ खाबड़ और घुमावदार रास्ते पर डटे रहे। दोपहर से सूरज ढल गया और पश्चिम की ओर जाने लगा। कुछ देर रुकने और जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद वे फिर आगे बढ़ गए। उनके सामने पहाड़ भौहें सिकोड़ रहे थे, लेकिन उनका रास्ता जमीन के गहरे गर्त में था और वे केवल ऊंचे कंधे और दूर पूर्व की ओर की चोटियां ही देख पा रहे थे। अंततः वे एक तीव्र मोड़ पर पहुंचे। वहां सड़क, जो नहर के किनारे और नदी की खड़ी ढलान के बीच दक्षिण की ओर मुड़ रही थी, अब एक मोड़ पर थी। बाईं ओर उतरे, मुड़े और फिर से पूर्व की ओर चले गए। कोने को पार करते हुए उन्होंने अपने सामने एक छोटी चट्टान देखी जो लगभग 5 फैदम ऊंची थी और उसमें एक टूटी हुई और दांतेदार चोटी। इसके ऊपर से एक चौड़ी दरार के माध्यम से टपकता हुआ पानी बहता था, जो ऐसा लगता था कि एक बार मजबूत और भरपूर झरने द्वारा खोदा गया था। वास्तव में चीजें बदल गई हैं, गैंडाल्फ ने कहा, लेकिन जगह को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। सीढ़ी के झरने का वह सब कुछ बचा हुआ है। अगर मुझे ठीक से याद है तो उनके किनारे चट्टान में काटी गई सीढ़ियों की एक उड़ान थी, लेकिन मुख्य सड़क बाईं ओर मुड़ गई और कई मोड़ों के साथ शीर्ष पर समतल जमीन तक चढ़ गई। झरने से परे मोरिया की दीवारों तक एक उथली घाटी हुआ करती थी और सिरानन उसके बगल में सड़क के साथ बहती थी। चलो चलते हैं और देखते हैं कि अब चीजें कैसी हैं। उन्हें बिना किसी कठिनाई के पत्थर की सीढ़ियां मिल गईं और गिमली तेजी से उन पर चढ़ गया। उसके पीछे गैंडाल्फ और फ्रोडो भी थे। जब वे शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे उस रास्ते से आगे नहीं जा सकते और गेट स्ट्रीम के सूखने का कारण पता चला। उनके पीछे डूबता हुआ सूरज ठंडे पश्चिमी आकाश को चमकते हुए सोने से भर रहा था। उनके सामने एक अंधेरी शांत झील फैली हुई थी। न तो आकाश और न ही सूर्यास्त इसकी उदास सतह पर प्रतिबिंबित हो रहा था। सिरानन को बांध दिया गया था और उसने पूरी घाटी को भर दिया था। अशुभ पानी के पीछे विशाल चट्टानें खड़ी थीं, उनके कठोर चेहरे लुप्त होती रोशनी में पीले पड़ गए थे। अंतिम और अगम्य गेट या प्रवेश का कोई संकेत नहीं। फ्रोडो भौहें सिकोड़ते हुए पत्थर में कोई दरार नहीं देख सकता था। मोरिया की दीवारें हैं, गैंडाल्फ ने पानी के उस पार इशारा करते हुए कहा। और वहां एक समय में गेट था, होलिन से सड़क के अंत में एल्वेन दरवाजा जिससे हम आए हैं। लेकिन ये रास्ता बंद है। मुझे लगता है कि कंपनी में से कोई भी दिन के अंत में इस उदास पानी में तैरना नहीं चाहेगा। ये देखने में बहुत ही खराब लगता है। हमें उत्तरी छोर से होकर जाने का रास्ता खोजना होगा, गिमली ने कहा। कंपनी के लिए सबसे पहला काम मुख्य रास्ते से ऊपर चढ़ना है और देखना है कि वो हमें कहाँ ले जाएगा। अगर झील न भी होती तो भी हम अपना सामान घोड़ा इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ा पाते। लेकिन किसी भी हालत में हम बेचारे जानवर को खदानों में नहीं ले जा सकते, गैंडाल्फ ने कहा। पहाड़ों के नीचे का रास्ता बहुत अंधेरा है और कुछ जगहें संकरी और खड़ी हैं जहां वह नहीं जा सकता, भले ही हम चल सकें। फ्रोडो ने कहा, बेचारा बूढ़ा बिल, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। और बेचारा सैम, मुझे आश्चर्य है कि वह क्या कहेगा। मुझे खेद है, गैंडाल्फ ने कहा। बेचारा बिल एक उपयोगी साथी रहा है और अब उसे भटकाने की कोशिश करना मेरे दिल को दुख पहुंचाता है। मैं हल्का सफ़र करता और अगर मेरी मर्जी होती तो मैं कोई जानवर नहीं लाता, खास तौर पर यह जानवर जिसे सैम बहुत पसंद करता है। मुझे हमेशा डर लगता था कि हमें इस रास्ते से जाना
पड़ेगा। दिन ढलने वाला था और सूर्यास्त के ऊपर आसमान में ठंडे तारे चमक रहे थे जब कंपनी ने अपनी पूरी गति से ढलानों पर चढ़कर झील के किनारे पहुंची। चौड़ाई में ये सबसे चौड़े बिंदु पर 2 या 3 फरलांग से अधिक नहीं लग रहा था। वे कम होती रोशनी में नहीं देख पा रहे थे कि ये दक्षिण की ओर कितनी दूर तक फैला हुआ था, लेकिन इसका उत्तरी छोर जहां वे खड़े थे वहां से आधे मील से अधिक दूर नहीं था और घाटी और पानी के किनारे को घेरने वाली पथरीली चोटियों के बीच खुली जमीन का एक किनारा था। वे जल्दी से आगे बढ़े क्योंकि उन्हें अभी भी 1 या 2 मील जाना था, इससे पहले कि वे दूर किनारे पर उस बिंदु तक पहुंच सके जहां गैंडाल्फ जा रहा था, और फिर उसे अभी भी दरवाजे ढूंढने थे। जब वे झील के सबसे उत्तरी कोने पर पहुंचे तो उन्हें एक संकरी नदी मिली जिसने उनका रास्ता रोक दिया। ये हरी और स्थिर थी, जो पहाड़ियों की ओर एक चिपचिपी भुजा की तरह फैली हुई थी। गिमली बिना रुके आगे बढ़ा और पाया कि पानी उथला था, किनारे पर टखने से ज्यादा गहरा नहीं था। उसके पीछे वे कतार में चल रहे थे, सावधानी से अपना रास्ता बना रहे थे, क्योंकि घास फूस से भरे तालाबों के नीचे फिसलन और चिकने पत्थर थे और पैर रखना जोखिम भरा था। फ्रोडो अपने पैरों पर काले गंदे पानी के स्पर्श से घृणा से कांप उठा। जब सैम, कंपनी का आखिरी सदस्य, बिल को दूर की ओर सूखी जमीन पर ले गया तो एक हल्की आवाज आई, एक फुसफुसाहट, उसके बाद एक फुफकार, जैसे किसी मछली ने पानी की स्थिर सतह को हिला दिया हो। जल्दी से मुड़ने पर उन्होंने लहरें देखीं, जो ढलती रोशनी में छाया के साथ काली किनारे वाली थीं। झील में दूर एक बिंदु से बड़े बड़े छल्ले बाहर की ओर फैल रहे थे। एक बुदबुदाहट की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। शाम गहराती गई और सूर्यास्त की आखिरी किरणें बादलों में छिप गईं। गैंडाल्फ अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ा और बाकी लोग भी जितनी जल्दी हो सके उसके पीछे चले गए। वे झील और चट्टानों के बीच सूखी जमीन की पट्टी पर पहुंच गए। ये संकरी थी, अक्सर मुश्किल से 1 दर्जन गज चौड़ी, और गिरी हुई चट्टानों और पत्थरों से घिरी हुई थी, लेकिन उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया, चट्टान से सटकर और जितना हो सके अंधेरे पानी से दूर रहकर। तट के साथ 1 मील दक्षिण की ओर वे होली के पेड़ों के पास पहुंचे। स्टंप और मृत शाखाएं उथले पानी में सड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे पुराने घने जंगल या किसी बाढ़ के अवशेष थे जो कभी डूबी हुई घाटी के पार सड़क के किनारे लगी हुई थी। लेकिन चट्टान के नीचे 2 ऊंचे पेड़ खड़े थे, अभी भी मजबूत और जीवित, जो कि फ्रोडो ने कभी देखे या कल्पना किए गए किसी भी होली के पेड़ से बड़े थे। उनकी बड़ी जड़ें दीवार से पानी तक फैली हुई थीं। सीढ़ियों के ऊपर से दूर से देखने पर वे उभरी हुई चट्टानों के नीचे झाड़ियों की तरह दिखते थे, लेकिन अब वे ऊपर की ओर ऊंचे, कठोर, काले और खामोश दिखाई दे रहे थे। अपने पैरों के चारों ओर गहरी रात की छायाएं फेंक रहे थे, सड़क के अंत में प्रारी स्तंभों की तरह खड़े थे। अच्छा, आखिरकार हम यहाँ आ गए, गैंडाल्फ ने कहा। यहाँ होलिन से एल्वेनवे समाप्त हो गया। होली उस भूमि के लोगों की निशानी थी और उन्होंने इसे अपने क्षेत्र के अंत को चिन्हित करने के लिए यहाँ लगाया था, क्योंकि पश्चिमी द्वार मुख्य रूप से मोरिया के लॉर्ड्स के साथ उनके यातायात में उपयोग के लिए बनाया गया था। वे खुशहाल दिन थे जब विभिन्न जातियों के लोगों के बीच, यहाँ तक कि बॉनों और एल्स के बीच भी कभी कभी घनिष्ठ मित्रता होती थी। गिमली ने कहा, इसमें बॉनों का कोई दोष नहीं था कि दोस्ती खत्म हो गई। लेगोलस ने कहा, मैंने यह नहीं सुना कि यह एल्वेस की गलती थी। मैंने दोनों बातें सुनी हैं, गैंडाल्फ ने कहा, और मैं अभी कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। लेकिन मैं तुम दोनों, लेगोलास और गिमली से विनती करता हूँ कि कम से कम दोस्त तो बनो और मेरी मदद करो। मुझे तुम दोनों की जरूरत है। दरवाजे बंद और छिपे हुए हैं, और जितनी जल्दी हम उन्हें ढूंढ लेंगे उतना ही बेहतर होगा। रात करीब है। दूसरों की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, जब मैं खोज कर रहा हूँ तो क्या तुम में से प्रत्येक खदान में जाने के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि मुझे डर है कि यहाँ हमें अपने अच्छे बोझा ढोने वाले जानवर को अलविदा कहना पड़ेगा। आपको बहुत सारा सामान अलग रखना होगा जो हम खराब मौसम से बचने के लिए लाए थे। आपको इसकी ज़रूरत अंदर नहीं पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि जब हम दक्षिण की ओर यात्रा करेंगे तब भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय हम में से प्रत्येक को टट्टू द्वारा लाए गए सामान का हिस्सा लेना होगा,
खासकर भोजन और पानी की बोतलें। लेकिन आप बेचारे बिल को इस सुनसान जगह पर नहीं छोड़ सकते, मिस्टर गैंडाल्फ। सैम ने गुस्से और परेशानी में कहा, मैं इसे नहीं लूंगा, और यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो इतनी दूर से आया है और सब कुछ। मुझे खेद है, सैम, जादूगर ने कहा, लेकिन जब दरवाज़ा खुलेगा तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने बिल को अंदर खींच पाओगे, मोरिया के लंबे अंधेरे में। तुम्हें बिल और अपने मालिक में से किसी एक को चुनना होगा। सैम ने विरोध जताते हुए कहा, अगर मैं उसे ले जाऊं तो वह मिस्टर फ्रोडो के पीछे पीछे ड्रैगन की मांद में चला जाएगा। इन सभी भेड़ियों के बीच उसे छोड़ना किसी हत्या से कम नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि यह हत्या से कम होगा, गैंडाल्फ ने कहा। उसने अपना हाथ टट्टू के सिर पर रखा और धीमी आवाज में बोला, अपने साथ सावधान और मार्गदर्शन के शब्द लेकर जाओ, उसने कहा। तुम एक बुद्धिमान जानवर हो और तुमने बहुत कुछ सीखा है। रिवेंडेल, उन जगहों पर जाओ जहां तुम्हें घास मिल सके और समय पर एलरोंड के घर पहुंच जाओ, या जहां भी तुम जाना चाहो। बैकवोट वहां, सैम, उसके पास भेड़ियों से बचकर घर पहुंचने का उतना ही मौका होगा जितना हमारे पास है। सैम उदास होकर टट्टू के पास खड़ा रहा और कोई जवाब नहीं दिया। बिल, जो अच्छी तरह समझ रहा था कि क्या हो रहा है, सैम के कान के पास अपनी नाक लगाकर उसके पास गया। सैम फूट फूट कर रोने लगा और पट्टियां खोलने लगा, टट्टू के सारे बैग खोलकर जमीन पर फेंक दिए। बाकी लोगों ने सामान छांट कर रख दिया, जो कुछ भी पीछे रह गया था उसका ढेर बना दिया और बाकी को बांट दिया। जब ये सब हो गया तो वे गैंडाल्फ को देखने के लिए मुड़े। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। वो दो पेड़ों के बीच खड़ा था और चट्टान की खाली दीवार को देख रहा था, मानो वह अपनी आंखों से उसमें छेद कर देगा। गिमली इधर उधर घूम रहा था, अपनी कुल्हाड़ी से पत्थर को इधर उधर टैप कर रहा था। लेगोलास चट्टान से दबा हुआ था, मानो सुन रहा हो। ठीक है, हम सब यहाँ हैं और तैयार हैं, मैरी ने कहा, लेकिन दरवाजे कहाँ हैं? मुझे उनका कोई निशान नहीं दिख रहा। गिमली ने कहा, बौने के दरवाजे बंद होने पर दिखाई देने के लिए नहीं बनाए गए हैं। वे अदृश्य हैं, और यदि उनका रहस्य भूला दिया जाए तो उनके स्वामी उन्हें खोज नहीं सकते या खोल नहीं सकते। लेकिन ये दरवाजा केवल बौनों को ही ज्ञात रहस्य रखने के लिए नहीं बनाया गया था, उसने कहा। गैंडाल्फ अचानक जीवित होकर घूम जाता है, जब तक कि चीजें ठीक न हो जाएं। पूरी तरह से बदल गया है। जो आंखें जानती हैं कि क्या देखना है, वे संकेतों को पहचान सकती हैं। वह दीवार की ओर आगे बढ़ा। पेड़ों की छाया के ठीक बीच में एक समतल जगह थी, और इस पर उसने अपने हाथों को इधर उधर घुमाया, अपनी सांसों में शब्द बुदबुदाते हुए। फिर वह पीछे हट गया। देखो, उसने कहा, क्या अब तुम कुछ देख सकते हो? अब चांद चट्टान के भूरे चेहरे पर चमक रहा था, लेकिन वे कुछ देर तक कुछ और नहीं देख पाए। फिर धीरे धीरे सतह पर, जहां जादूगर के हाथ गुजरे थे, पत्थर में दौड़ती चांदी की पतली नसों की तरह धुंधली रेखाएं दिखाई देने लगीं। पहले तो वे हल्के पतले धागों से ज्यादा कुछ नहीं थीं, इतनी बारीक कि वे केवल चांद के दिखने वाले हिस्से पर ही टिमटिमाती थीं, लेकिन धीरे धीरे वे चौड़ी और साफ होती गईं, जब तक कि उनके डिजाइन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। सबसे ऊपर, जहां तक गैंडाल्फ पहुंच सकता था, एल्विश अक्षरों में आपस में जुड़े अक्षरों का एक मेहराब था। नीचे, हालांकि धागे कुछ जगहों पर धुंधले या टूटे हुए थे, लेकिन निहाई और हथौड़े की रूपरेखा देखी जा सकती थी, 7 सितारों वाला एक मुकुट। इनके नीचे फिर से 2 पेड़ थे, जिनमें से प्रत्येक में अर्धचंद्राकार चांद थे। सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से दरवाजे के बीच में कई किरणों वाला एक सितारा चमक रहा था। गिमली चिल्लाया, ये डुरिन के प्रतीक हैं। लेगोलास ने कहा, और वहां उच्च कल्पित बौनों का वृक्ष है। और फ्लानोर के घर का सितारा, गैंडाल्फ ने कहा। वे इथिल्डिन से बने हैं जो केवल तारों की रोशनी और चांदनी को प्रतिबिंबित करते हैं, और तब तक सोते रहते हैं जब तक कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति छू न ले जो ऐसे शब्द बोलता है जो अब मध्य पृथ्वी में बहुत पहले ही भूल चुके हैं। मैंने उन्हें सुने हुए बहुत समय हो गया है, और मैंने उन्हें अपने दिमाग में याद करने से पहले गहराई से सोचा। इसमें क्या लिखा है? फ्रोडो ने पूछा,
जो मेहराब पर लिखे अभिलेख को समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि मैं योगिनी अक्षरों को जानता हूँ, लेकिन मैं इन्हें पढ़ नहीं सकता। ये शब्द एल्डर डेज में मध्य पृथ्वी के पश्चिम की एल्वेन भाषा में है, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया। लेकिन वे हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कहते। वे केवल इतना कहते हैं, मोरिया के भगवान, ड्यूरिन के द्वार। बोलो, दोस्त, और अंदर जाओ। और नीचे छोटे और धुंधले शब्दों में लिखा है, मैं, नार्वी, ने इन्हें बनाया है। होलिन के उत्सवकर्ता ने ये चिन्ह बनाए। बोलो, मित्र, और प्रवेश करो, इसका क्या मतलब है? मैरी ने पूछा। गिमली ने कहा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप मित्र हैं, तो पासवर्ड बोलें, और दरवाज़ा खुल जाएगा, और आप अंदर जा सकते हैं। हाँ, गैंडाल्फ ने कहा, ये दरवाजे शायद शब्दों से संचालित होते हैं। कुछ बौने द्वार केवल विशेष समय पर या विशेष व्यक्तियों के लिए खुलेंगे, और कुछ में ताले और चाबियां हैं जो तब भी आवश्यक हैं जब सभी आवश्यक समय और शब्द ज्ञात हों। इन दरवाजों की कोई चाबी नहीं है। ड्यूरिन के दिनों में वे गुप्त नहीं थे। वे आम तौर पर खुले रहते थे और दरवाजे यहाँ बैठे थे। लेकिन अगर वे बंद थे, तो कोई भी व्यक्ति जो उद्घाटन शब्द जानता था, उसे बोल सकता था और अंदर जा सकता था। कम से कम ऐसा ही दर्ज है न, गिमली? हाँ, बोने ने कहा। लेकिन शब्द क्या था, ये याद नहीं है। नार्वी और उसका शिल्प तथा उसके सभी रिश्तेदार पृथ्वी से गायब हो गए हैं। लेकिन क्या तुम शब्द नहीं जानते, गैंडाल्फ? बोरोमीर ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, जादूगर ने कहा। बाकी लोग निराश दिखे, केवल अरागोन, जो गैंडाल्फ को अच्छी तरह से जानता था, चुप और अविचल रहा। फिर हमें इस शापित जगह पर लाने का क्या फायदा था? बोरोमीर चिल्लाया, पीछे मुड़कर काले पानी की ओर देखते हुए। तुमने हमें बताया था कि तुम एक बार खदानों से होकर गुजरे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम नहीं गए थे, पता है कैसे प्रवेश करना है? जादूगर ने कहा। बोरोमीर, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है कि मैं अभी तक शब्द नहीं जानता। लेकिन हम जल्द ही देखेंगे। और उसने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, तुम पूछ सकते हो कि मेरे कर्मों का क्या उपयोग है जब वे बेकार साबित होते हैं। तुम्हारे दूसरे सवाल के लिए, क्या तुम्हें मेरी कहानी पर संदेह है? या तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं बची है? मैं इस रास्ते से नहीं आया। मैं पूर्व से आया हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं। अंदर से आप उन्हें अपने हाथों से खोल सकते हैं। बाहर से उन्हें आदेश के जादू के अलावा कुछ भी नहीं हिला सकता। उन्हें अंदर की ओर जबरदस्ती नहीं खींचा जा सकता। तो फिर तुम क्या करने जा रहे हो? जादूगर की भड़की हुई भौहों से विचलित हुए बिना पिप्पिन ने पूछा। गैंडाल्फ ने कहा, अपने सिर से दरवाजे खटखटाओ, पेरेग्रीन टूक। लेकिन अगर इससे दरवाजे नहीं टूटते और मुझे मूर्खतापूर्ण सवालों से थोड़ी शांति मिलती है, तो मैं शुरुआती शब्दों की तलाश करूंगा। मैं एक समय में एल्व्स या मेन या ऑक्स की सभी भाषाओं में हर मंत्र जानता था जो कभी इस तरह के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए थे। मैं अभी भी बिना अपने दिमाग में खोजे उनमें से 10 को याद कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि केवल कुछ परीक्षणों की आवश्यकता होगी, और मुझे गुप्त बौने भाषा के शब्दों के लिए गिमली को नहीं बुलाना पड़ेगा जो वे किसी को नहीं सिखाते हैं। शुरुआती शब्द एल्विश थे, मेहराब पर लिखे शब्दों की तरह, ये निश्चित लगता है। वह पुनः चट्टान के पास गया और अपनी छड़ी से निहाई के चिन्ह के नीचे बीच में लगे चांदी के तारे को हल्के से छुआ। इनुन एडहेलिन, इड्रो हाई अम्मान, फेनास नोगोत्रिम, लास्टो बेथलेमिन, उसने आज्ञाकारी स्वर में कहा। चांदी की रेखाएं फीकी पड़ गईं, लेकिन खाली ग्रे पत्थर नहीं हिला। कई बार उसने इन शब्दों को अलग अलग क्रम में दोहराया या उनमें बदलाव किया। फिर उसने दूसरे मंत्र आजमाए, एक के बाद एक, कभी तेज और जोर से, कभी नर्म और धीरे से बोलते हुए। फिर उसने एल्विश भाषा के कई एकल शब्द बोले। कुछ नहीं हुआ। चट्टान रात में ऊंची हो गई, अनगिनत तारे जल उठे, ठंडी हवा बह रही थी, और दरवाजे मजबूती से खड़े थे। फिर से गैंडाल्फ दीवार के पास पहुंचा और अपनी बाहें उठाकर उसने आदेश और बढ़ते क्रोध के स्वर में बात की। एड्रो, एड्रो,
उसने चिल्लाया और अपनी छड़ी से चट्टान पर वार किया। खोलो, खोलो, उसने चिल्लाया और इसके बाद पश्चिम में बोली जाने वाली हर भाषा में वही आदेश दिया। फिर उसने अपनी लाठी जमीन पर फेंक दी और चुपचाप बैठ गया। तभी दूर से आती हवा उनके कानों तक भेड़ियों की चीखें पहुंचा रही थी। बिल टट्टू डर के मारे चौंक गया और सैम उसके पास गया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। उसे भागने मत दो, बोरोमीर ने कहा। ऐसा लगता है कि अगर भेड़िए हमें नहीं ढूंढ पाए तो हमें अभी भी उसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे इस गंदे तालाब से कितनी नफरत है। वह झुका और एक बड़ा पत्थर उठाकर उसने उसे दूर गहरे पानी में फेंक दिया। पत्थर एक हल्की थपकी के साथ गायब हो गया, लेकिन उसी समय एक फुसफुसाहट और एक बुलबुला भी हुआ। जहां पत्थर गिरा था वहां से परे सतह पर बड़े बड़े लहरदार छल्ले बन गए और वे धीरे धीरे चट्टान के नीचे की ओर बढ़ गए। तुमने ऐसा क्यों किया, बोरोमीर? फ्रोडो ने कहा। मुझे भी इस जगह से नफरत है और मैं डरता हूँ। मुझे नहीं पता किस बात से, भेड़ियों से नहीं, या दरवाजों के पीछे के अंधेरे से नहीं, बल्कि किसी और चीज से। मुझे पूल से डर लगता है। इसे परेशान मत करो। काश हम भाग पाते, मैरी ने कहा। गैंडाल्फ जल्दी से कुछ क्यों नहीं करता? पिप्पिन ने पूछा। गैंडाल्फ ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सिर झुकाए बैठा था, या तो निराशा में या फिर चिंता में डूबा हुआ। भेड़ियों की शोकाकुल चीख फिर सुनाई दी। पानी पर लहरें बढ़ती गईं और करीब आती गईं, कुछ पहले से ही किनारे पर लहरा रही थीं। जादूगर अचानक से चौंक गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह हंस रहा था। मैंने इसे पा लिया है, वह चिल्लाया। बेशक, बेशक, ये बहुत ही सरल है, जैसे कि अधिकांश पहेलियां तब होती हैं जब आप उत्तर देखते हैं। वह अपनी लाठी उठाकर चट्टान के सामने खड़ा हो गया और स्पष्ट स्वर में बोला, मैलन। तारा कुछ देर के लिए चमका और फिर फीका पड़ गया। फिर चुपचाप एक बड़ा दरवाज़ा दिखाई दिया, हालांकि पहले कोई दरार या जोर दिखाई नहीं दिया था। धीरे धीरे ये बीच में से विभाजित हो गया और इंच दर इंच बाहर की ओर मुड़ गया, जब तक कि दोनों दरवाजे दीवार से सटकर वापस नहीं आ गए। खुलने के रास्ते से एक छायादार सीढ़ी दिखाई दे रही थी जो खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रही थी, लेकिन निचली सीढ़ियों के पीछे रात से भी ज्यादा अंधेरा था। कंपनी आश्चर्य से देखती रही। आखिरकार मैं गलत था, गैंडाल्फ ने कहा, और गिमली भी। मेरी सभी लोगों में से सही रास्ते पर थी। उद्घाटन शब्द हमेशा मेहराब पर अंकित था। इसका अनुवाद होना चाहिए था, मित्र कहो और प्रवेश करो। मुझे केवल मित्र के लिए एल्विश शब्द बोलना था और दरवाजे खुल गए। बहुत सरल, इन संदिग्ध दिनों में एक विद्वान विद्या गुरु के लिए बहुत सरल। वो खुशनुमा दिन थे। अब चलो चलें। वो आगे बढ़ा और सबसे निचली सीढ़ी पर अपना पैर रखा, लेकिन उस समय कई चीजें हुईं। फ्रोडो को लगा कि किसी ने उसके टखने को पकड़ लिया है और वह चीखते हुए गिर पड़ा। बिल टट्टू ने डर के मारे एक जंगली हिनहिनाहट की और दुम मुड़कर झील के किनारे अंधेरे में भाग गया। सैम उसके पीछे कूदा और फिर फ्रोडो की चीख सुनकर वह रोता हुआ और गाली देता हुआ वापस भागा। बाकी लोग घूमे और देखा कि झील का पानी उबल रहा है, मानो दक्षिणी छोर से सांपों का झुंड तैर रहा हो। पानी से एक लंबा घुमावदार तंतु बाहर निकल आया था। ये हल्का हरा, चमकीला और गीला था। इसके उंगलियों वाले सिरे ने फ्रोडो के पैर को पकड़ रखा था और उसे पानी में खींच रहा था। सैम घुटनों के बल पर अब चाकू से उस पर वार कर रहा था। हाथ ने फ्रोडो को छोड़ दिया और सैम ने उसे खींच लिया, मदद के लिए चिल्लाया। 20 अन्य हाथ बाहर निकल आए। काला पानी उबल गया और एक भयानक बदबू आ रही थी। बैकवॉट गेटवे में, सीढ़ियों से ऊपर, जल्दी, गैंडाल्फ ने पीछे की ओर छलांग लगाते हुए चिल्लाया, उन्हें उस डर से जगाते हुए जो सैम को छोड़कर बाकी सभी को जमीन पर गिराकर खड़ा कर दिया था। उसने उन्हें आगे बढ़ाया। वे बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। सैम और फ्रोडो कुछ ही कदम ऊपर थे और गैंडाल्फ ने अभी चढ़ना शुरू ही किया था जब टटोलने वाले तंबू संकरे किनारे पर रेंगने लगे और चट्टान की दीवार और दरवाजों को छूने लगे। एक दहलीज पर से गुजरा जो तारों की रोशनी में चमक रहा था। गैंडाल्फ मुड़ा और रुक गया।
अगर वह सोच रहा था कि कौन सा शब्द फिर से अंदर से गेट बंद कर देगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कई कुंडलित भुजाओं ने दोनों तरफ के दरवाजों को पकड़ लिया और भयानक ताकत के साथ उन्हें घुमाया। एक चकनाचूर गूंज के साथ वे बंद हो गए और सारी रोशनी चली गई। भारी पत्थर के माध्यम से टूटने की आवाज धीमी गति से आई। सैम फ्रोडो की बांह को पकड़े हुए काले अंधेरे में एक सीढ़ी पर गिर पड़ा। बेचारा बूढ़ा बिल, उसने घुटती हुई आवाज में कहा। बेचारा बूढ़ा बिल, भेड़िए और सांप, लेकिन सांप उसके लिए बहुत ज्यादा थे। मुझे चुनना ही था मिस्टर फ्रोडो, मुझे तुम्हारे साथ आना ही था। उन्होंने सुना कि गैंडाल्फ सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने अपने डंडे को दरवाजों पर जोर से मारा। पत्थर में कंपन था और सीढ़ियां कांप उठीं, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। अच्छा अच्छा, जादूगर ने कहा, अब हमारे पीछे रास्ता बंद हो गया है और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, पहाड़ों के दूसरी तरफ। मुझे आवाज़ों से डर लगता है कि पत्थर ढेर हो गए हैं और पेड़ उखड़ गए हैं और गेट के पार फेंक दिए गए हैं। मुझे खेद है, क्योंकि पेड़ थे, सुंदर और बहुत लंबे समय तक खड़ा था। फ्रोडो ने कहा, जब मेरा पैर पहली बार पानी पर पड़ा तो मुझे लगा कि कोई भयानक चीज पास में है। वह चीज क्या थी, या फिर ऐसी कई चीजें थीं, मुझे नहीं पता, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया, लेकिन सभी हथियार एक ही उद्देश्य से निर्देशित थे। कुछ रेंग कर आया है, या पहाड़ों के नीचे अंधेरे पानी से बाहर निकाल दिया गया है। दुनिया के गहरे स्थानों में ऑक्स से भी पुरानी और गंदी चीजें हैं। उसने अपने विचार को जोर से नहीं कहा कि झील में जो कुछ भी रहता था, उसने सभी लोगों में से सबसे पहले फ्रोडो को जकड़ लिया था। बोरोमीर ने दबी हुई आवाज में कहा, लेकिन गूंजते पत्थर ने आवाज को कर्कश फुसफुसाहट में बदल दिया जिसे सभी सुन सकते थे, दुनिया की गहरी जगहों में। और हम अपनी इच्छा के विरुद्ध वहां जा रहे हैं। अब इस घातक अंधेरे में हमें कौन ले जाएगा? मैं चलूंगा, गैंडाल्फ ने कहा, और गिमली मेरे साथ चलेगा। मेरी छड़ी का पीछा करो। जैसे ही जादूगर आगे की ओर बड़ी सीढ़ियों से गुजरा, उसने अपनी छड़ी को ऊपर उठाया और उसकी नोक से एक हल्की चमक आई। चौड़ी सीढ़ी मजबूत और बिना किसी नुकसान के थी। उन्होंने 200 सीढ़ियां गिनी, चौड़ी और उथली, और शीर्ष पर उन्हें एक मेहराबदार मार्ग मिला जिसका फर्श समतल था और जो अंधेरे की ओर जाता था। फ्रोडो ने कहा, चलो यहीं सीढ़ियों पर बैठकर आराम करते हैं और कुछ खाते हैं, क्योंकि हमें डाइनिंग रूम नहीं मिल रहा है। उसने अपने हाथ को पकड़ने वाले डर से छुटकारा पाना शुरू किया था और अचानक उसे बहुत भूख लगी। सभी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और वे ऊपर की सीढ़ियों पर बैठ गए, अंधेरे में धुंधली आकृतियां। खाने के बाद गैंडाल्फ ने उन्हें रिवेंडेल के मिरुवर का तीसरा घूंट दिया। मुझे डर है कि यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि गेट पर हुई उस भयावह घटना के बाद हमें इसकी जरूरत है। और अगर हमें अच्छी किस्मत नहीं मिली, तो हमें दूसरी तरफ जाने से पहले जो कुछ भी बचा है, उसे भी पीना पड़ेगा। पानी के साथ भी सावधानी से चलें। खदानों में कई धाराएं और कुएं हैं, लेकिन उन्हें छुआ नहीं जाना चाहिए। जब तक हम डिमरिल डेल में नहीं उतरते, तब तक हमें अपनी खाल और बोतलें भरने का मौका नहीं मिल सकता। इसमें हमें कितना समय लगेगा? फ्रोडो ने पूछा। मैं नहीं बता सकता, गैंडाल्फ ने जवाब दिया। ये कई मौकों पर निर्भर करता है, लेकिन सीधे चलते हुए, बिना किसी दुर्घटना या रास्ता भटके, हम 3 या 4 मील की दूरी तय करेंगे। मुझे लगता है कि 4 मार्च लगेंगे। सीधी रेखा में पश्चिम द्वार से पूर्व द्वार तक 40 मील से कम दूरी नहीं हो सकती, और सड़क बहुत घुमावदार हो सकती है। थोड़े आराम के बाद वे फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े। सभी लोग जल्दी से जल्दी यात्रा पूरी करना चाहते थे और थके होने के बावजूद कई घंटों तक चलते रहने को तैयार थे। गैंडाल्फ पहले की तरह आगे चल रहा था। अपने बाएं हाथ में उसने अपनी चमकती हुई छड़ी पकड़ी हुई थी, जिसकी रोशनी उसके पैरों के सामने की जमीन को दिखा रही थी। अपने दाहिने हाथ में उसने अपनी तलवार ग्लैमड्रिन पकड़ी हुई थी। उसके पीछे गिमली आ रहा था, उसकी आंखें धुंधली रोशनी में चमक रही थीं, जब वह अपना सिर इधर उधर घुमा रहा था।
बौने के पीछे फ्रोडो चल रहा था और उसने छोटी तलवार स्टिंग खींची हुई थी। स्टिंग या ग्लैमरड्रिम की तलवारों से कोई चमक नहीं आ रही थी, और यह कुछ हद तक राहत देने वाली बात थी, क्योंकि पुराने ज़माने में एल्विश लोहारों का काम होने के कारण ये तलवारें ठंडी रोशनी से चमकती थीं, अगर कोई ओर्क्स पास में होता। फ्रोडो के पीछे सैम चल रहा था और उसके पीछे लेगोलास और युवा हॉबिट और बोरोमीर। पीछे अंधेरे में गंभीर और चुप आरागोर्न चल रहा था। मार्ग कुछ मोड़ों के आसपास मुड़ गया और फिर नीचे उतरने लगा। यह एक बार फिर समतल होने से पहले काफी समय तक लगातार नीचे चला गया। हवा गर्म और दमघोंटू हो गई, लेकिन ये बदबूदार नहीं थी, और कभी कभी उन्हें अपने चेहरे पर ठंडी हवा की धाराएं महसूस होती थीं, जो दीवारों में आधे अधूरे खुले स्थानों से निकल रही थीं। ऐसे बहुत से स्थान थे। जादूगर के कर्मचारियों की पीली किरण में फ्रोडो ने सीढ़ियों और मेहराबों और अन्य मार्गों और सुरंगों की झलक देखी, जो ऊपर की ओर झुकी हुई थीं, या नीचे की ओर जा रही थीं, या दोनों तरफ से खाली अंधेरे में खुल रही थीं। ये याद रखने की उम्मीद से परे हैरान करने वाला था। गिमली ने गैंडाल्फ की बहुत कम मदद की, सिवाय अपने अदम्य साहस के। कम से कम वह, जैसा कि अन्य अधिकांश लोग थे, केवल अंधेरे से परेशान नहीं था। अक्सर जादूगर ने उससे सलाह ली जब रास्ते का चुनाव संदिग्ध था, लेकिन हमेशा गैंडाल्फ का ही अंतिम निर्णय होता था। मोरिया की खदानें विशाल और जटिल थीं, जो ग्लूइन के बेटे गिमली की कल्पना से परे थीं, हालांकि वह पर्वत जाति में बौना था। गैंडाल्फ के लिए बहुत पहले की यात्रा की दूर की यादें अब बहुत कम मददगार थीं, लेकिन अंधेरे में भी और सड़क के सभी घुमावों के बावजूद वह जानता था कि उसे कहाँ जाना है, और जब तक कोई रास्ता था जो उसके लक्ष्य की ओर ले जाता था, तब तक वह डगमगाया नहीं। डरो मत, आरागोर्न ने कहा। सामान्य से अधिक विराम था, और गैंडाल्फ और गिमली आपस में फुसफुसा रहे थे। बाकी लोग पीछे भीड़ में थे, उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। डरो मत, मैं उसके साथ कई यात्राओं पर गया हूँ, अगर कभी इतनी अंधकार में यात्रा पर नहीं, और रिवेंडेल के बारे में ऐसी कहानियां हैं जो मैंने अब तक देखी गई किसी भी यात्रा से अधिक उसके महान कार्यों की हैं। वह भटकेगा नहीं अगर कोई रास्ता नहीं है जिसे ढूंढा जा सके। उसने हमें हमारे डर के बावजूद यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन वह हमें फिर से बाहर ले जाएगा, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वह रानी बर्थिल की बिल्लियों की तुलना में अंधेरी रात में घर का रास्ता ढूंढने में ज्यादा आश्वस्त है। कंपनी के लिए यह अच्छा था कि उनके पास ऐसा मार्गदर्शक था। उनके पास न तो ईंधन था और न ही मशाल बनाने का कोई साधन। दरवाजों पर हताशा भरी भागदौड़ में बहुत सी चीजें पीछे छूट गई थीं, लेकिन बिना किसी रोशनी के वे जल्द ही मुसीबत में पड़ जाते। न केवल चुनने के लिए कई रास्ते थे, बल्कि कई जगहों पर गड्ढे और खाइयां भी थीं, और रास्ते के किनारे अंधेरे कुएं थे जिनमें उनके गुजरते पैरों की आवाज गूंजती थी। दीवारों और फर्श में दरारें और गड्ढे थे, और बीच बीच में उनके पैरों के ठीक सामने एक दरार खुल जाती थी। सबसे चौड़ी दरार 7 फीट से ज्यादा चौड़ी थी, और पिप्पिन को उस भयानक खाई को पार करने के लिए पर्याप्त साहस जुटाने में बहुत समय लगा। बहुत नीचे से पानी के मंथन की आवाज आ रही थी, मानो कोई बड़ी चक्की का पहिया गहराई में घूम रहा हो। बैकवॉट रस्सी, सैम ने बड़बड़ाते हुए कहा। बैकवॉट, मुझे पता था कि अगर यह मुझे नहीं मिलती तो मैं इसे चाहता। जैसे जैसे ये खतरे बढ़ते गए, उनकी गति धीमी होती गई। ऐसा लग रहा था कि वे पहाड़ों की जड़ों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे थे। वे थके हुए से भी अधिक थे, और फिर भी कहीं भी रुकने के विचार से उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही थी। भागने के बाद और भोजन तथा कॉर्डियल के घूंट के बाद फ्रोडो का उत्साह कुछ समय के लिए बढ़ा था, लेकिन अब एक गहरी बेचैनी, जो भय में बदल रही थी, फिर से उस पर हावी हो गई। हालांकि वह चाकू के वार से रिवेंडेल में ठीक हो गया था, लेकिन वह भयानक घाव बिना प्रभाव के नहीं था। उसकी इंद्रियां अधिक तेज थीं और उन चीजों के प्रति अधिक सचेत थीं जिन्हें देखा नहीं जा सकता था। बदलाव का एक संकेत जो उसने जल्द ही महसूस किया था वह ये था कि वह अपने किसी भी साथी की तुलना में अंधेरे में अधिक देख सकता था, शायद गैंडाल्फ को छोड़कर। और वह किसी भी मामले में अंगूठी का वाहक था। यह उसकी छाती के खिलाफ अपनी जंजीर से लटकी हुई थी,
और कभी कभी यह एक भारी वजन जैसा लगता था। उसे आगे बुराई और उसके बाद बुराई की निश्चितता महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तलवार की मूठ को और कसकर पकड़ लिया और दृढ़ता से आगे बढ़ता रहा। उसके पीछे की टोली बहुत कम बोलती थी, और तब भी केवल फुसफुसाती हुई आवाज में। उनके अपने पैरों की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। गिमली के बौने जूतों की सुस्त स्टंप, बोरोमीर की भारी चाल, लेगोलास के हल्के कदम, हॉबिट पैरों की नर्म, कम सुनाई देने वाली आवाज, और पीछे की ओर आरागोर्न के लंबे कदमों के साथ धीमे दृढ़ पदचिह्न। जब वे एक पल के लिए रुके तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, सिवाय कभी कभी अदृश्य पानी की हल्की सी धार और टपकाव के। फिर भी फ्रोडो ने कुछ और सुनना शुरू कर दिया, या कल्पना की कि उसने कुछ और सुना, नर्म नंगे पैरों की हल्की सी आवाज की तरह। ये कभी जोर से नहीं था, इतना या इतना करीब कि उसे यकीन हो जाए कि उसने इसे सुना है, लेकिन एक बार जब ये शुरू हो गया तो ये कभी नहीं रुका, जब तक कंपनी चलती रही। लेकिन ये कोई प्रतिध्वनि नहीं थी, क्योंकि जब वे रुके तो ये थोड़ी देर के लिए अपने आप ही चलती रही और फिर शांत हो गई। रात होने के बाद वे खदानों में दाखिल हुए। वे कई घंटों तक चलते रहे, बीच बीच में रुकते रहे। तभी गैंडाल्फ ने पहली बार गंभीरता से जांच की। उसके सामने एक चौड़ा अंधेरा मेहराब था, जो 3 रास्तों में खुलता था। सभी एक ही दिशा में, पूर्व की ओर जाते थे, लेकिन बायां रास्ता नीचे की ओर जाता था, जबकि दायां रास्ता ऊपर की ओर चढ़ता था, और बीच का रास्ता आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता था, समतल और समतल लेकिन बहुत संकरा। मुझे इस जगह की कोई याद नहीं है, गैंडाल्फ ने मेहराब के नीचे अनिश्चितता से खड़े होकर कहा। उसने कुछ चिन्ह या शिलालेख खोजने की उम्मीद में अपना डंडा ऊपर उठाया, जो उसके चयन में मदद कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं निर्णय लेने के लिए बहुत थका हुआ हूँ, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। और मुझे लगता है कि आप सभी भी मेरी तरह थके हुए हैं, या उससे भी ज्यादा थके हुए हैं। रात के बचे हुए समय के लिए हमें यहाँ रुकना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, लेकिन बाहर देर से चांद पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और आधी रात बीत चुकी है। सैम ने कहा, बेचारा बूढ़ा बिल। मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ है। मुझे आशा है कि भेड़ियों ने उसे अभी तक नहीं पकड़ा है। बड़े मेहराब के बाईं ओर उन्हें एक पत्थर का दरवाज़ा मिला। यह आधा बंद था, लेकिन हल्के से धक्का देने पर आसानी से वापस खुल जाता था। आगे चट्टान में काटा गया एक चौड़ा कक्ष दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे, धीरे धीरे, गैंडाल्फ चिल्लाया जब मेरी और पिप्पिन आगे बढ़े। उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई जहां वे खुले मार्ग की तुलना में कम से कम आश्रय की भावना के साथ आराम कर सकते थे। धीरे धीरे, तुम अभी तक नहीं जानते कि अंदर क्या है। मैं पहले जाऊंगा। वह सावधानी से अंदर गया और बाकी लोग भी पीछे पीछे चले गए। वहां, उसने अपनी छड़ी से फर्श के बीच की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके पैरों के सामने उन्हें एक बड़ा गोल छेद दिखाई दिया जो कुएं के मुंह जैसा था। किनारे पर टूटी और जंग लगी हुई जंजीरें पड़ी थीं और नीचे काले गड्ढे में जा गिरीं। पास में पत्थर के टुकड़े पड़े थे। तुम में से कोई एक गिर गया होगा और अभी भी सोच रहा होगा कि कब नीचे गिरेगा, आरागोर्न ने मेरी से कहा। पहले गाइड को जाने दो, अभी तुम्हारे पास एक है। गिमली ने कहा, ऐसा लगता है कि यह एक गार्डरूम था, जिसे 3 मार्गों की निगरानी के लिए बनाया गया था। ये छेद स्पष्ट रूप से गार्ड के इस्तेमाल के लिए एक कुआं था, जिसे पत्थर के ढक्कन से ढका गया था। लेकिन ढक्कन टूटा हुआ है और हमें सभी को इसे संभालना होगा। अंधेरे में देखभाल। पिप्पिन को कुएं ने अजीब तरह से आकर्षित किया। जब दूसरे लोग कमरे की दीवारों के पास कंबल बिछा रहे थे और बिस्तर बना रहे थे, तो वह फर्श के छेद से जितना संभव हो सके किनारे पर रेंग कर गया और झांका। एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, जो अदृश्य गहराई से उठ रही थी। अचानक आवेग से प्रेरित होकर उसने एक ढीला पत्थर टटोला और उसे गिरा दिया। उसने महसूस किया कि कोई आवाज आने से पहले उसका दिल कई बार धड़क रहा था। फिर बहुत नीचे, जैसे कि पत्थर किसी गुफानुमा जगह में गहरे पानी में गिर गया हो, एक धमाका हुआ, बहुत दूर, लेकिन खोखले शाफ्ट में बड़ा और दोहराया गया। वह क्या है? गैंडाल्फ चिल्लाया।
जब पिप्पिन ने कबूल किया कि उसने क्या किया है तो उसे राहत मिली, लेकिन वह गुस्से में था और पिप्पिन उसकी आंखों में चमक देख सकता था। मूर्ख टुक, वह गुर्राया। यह एक गंभीर यात्रा है, कोई हॉबिट वॉकिंग पार्टी नहीं। अगली बार खुद को इसमें झोंक दो और फिर तुम कोई और उपद्रव नहीं करोगे। अब चुप रहो। कई मिनट तक कुछ और सुनाई नहीं दिया, लेकिन फिर गहराई से हल्की दस्तकें आने लगीं, टॉम टैप टैप टॉम। वे बंद हो गईं, और जब गूंज खत्म हो गई तो वे दोहराई गईं, टैप टॉम टॉम टैप 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 टॉम। वे किसी तरह के संकेतों की तरह बेचैन करने वाली आवाजें थीं, लेकिन थोड़ी देर बाद दस्तकें बंद हो गईं और फिर से सुनाई नहीं दी। गिमली ने कहा, ये हथौड़े की आवाज थी, अन्यथा मैंने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। हाँ, गैंडाल्फ ने कहा, और मुझे ये पसंद नहीं है। हो सकता है कि इसका पेरेग्रीन के मूर्खतापूर्ण पत्थर से कोई लेना देना न हो, लेकिन शायद कुछ ऐसा हुआ हो जिसे शांति रहने देना बेहतर होता। प्रार्थना करो, फिर से ऐसा कुछ मत करो। आशा है कि हमें बिना किसी परेशानी के कुछ आराम मिलेगा। तुम, पिप्पिन, इनाम के तौर पर पहली पहरेदारी पर जा सकते हो, उसने खुद को कंबल में लपेटते हुए गुर्राया। पिप्पिन घोर अंधेरे में दरवाजे के पास दुखी होकर बैठा था, लेकिन वह बार बार घूम रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई अनजान चीज कुएं से बाहर न निकल आए। वह चाहता था कि वह छेद को ढक सके, चाहे कंबल से ही सही, लेकिन वह हिलने या उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, भले ही गैंडाल्फ सो रहा हो। दरअसल गैंडाल्फ जाग रहा था, हालांकि वह चुपचाप लेटा हुआ था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, खदानों में अपनी पिछली यात्रा की हर याद को याद करने की कोशिश कर रहा था और उत्सुकता से सोच रहा था कि उसे अगला रास्ता क्या लेना चाहिए। अब एक गलत मोड़ विनाशकारी हो सकता है। 1 घंटे के बाद वह उठा और पिप्पिन के पास आया। उन्होंने दयालु स्वर में कहा, एक कोने में जाकर सो जाओ, मेरे बेटे। मुझे लगता है कि तुम सोना चाहते हो। मुझे एक झपकी भी नहीं मिल सकती, इसलिए मैं ही देखता रहूंगा। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या समस्या है, वह दरवाजे के पास बैठते हुए बुदबुदाया। मुझे धूम्रपान की जरूरत है। मैंने बर्फबारी से पहले सुबह से इसका स्वाद नहीं चखा है। नींद में डूबे पिप्पिन ने जो आखिरी चीज देखी, वह थी फर्श पर लेटे बूढ़े जादूगर की एक अंधेरी झलक, जो अपने घुटनों के बीच अपने मुड़े हुए हाथों में एक चमकती हुई चिप को छिपा रहा था। एक पल के लिए झिलमिलाहट में उसकी तीखी नाक और धुएं का गुबार दिखाई दिया। ये गैंडाल्फ ही था जिसने उन सभी को नींद से जगाया। वह अकेले ही लगभग 6 घंटे तक बैठा रहा और देखता रहा, और बाकी लोगों को आराम करने दिया। और इन घड़ियों में मैंने अपना मन बना लिया है, उसने कहा। मुझे बीच के रास्ते का एहसास पसंद नहीं है, और मुझे बाएं हाथ के रास्ते की गंध पसंद नहीं है। वहाँ नीचे गंदी हवा है, या मैं कोई मार्गदर्शक नहीं हूँ। मैं दाएं हाथ का रास्ता लूंगा। अब समय आ गया है कि हम फिर से ऊपर चढ़ना शुरू करें। 8 अंधेरे घंटों तक, 2 संक्षिप्त पड़ावों को छोड़कर, वे आगे बढ़ते रहे, और उन्हें कोई खतरा नहीं मिला, और कुछ भी सुनाई नहीं दिया, और जादूगर की रोशनी की हल्की चमक के अलावा कुछ भी नहीं देखा, जो उनके सामने एक विलो द विस्प की तरह हिल रही थी। उन्होंने जो मार्ग चुना था वह लगातार ऊपर की ओर मुड़ रहा था। जहां तक वे अनुमान लगा सकते थे, ये बहुत बड़े बढ़ते हुए मुड़ों में जाता था, और जैसे जैसे यह ऊपर उठता गया, यह ऊंचा और चौड़ा होता गया। अब दोनों तरफ दूसरी दीर्घाओं या सुरंगों के लिए कोई रास्ता नहीं था, और फर्श समतल और मजबूत था, बिना किसी गड्ढे या दरार के। जाहिर है कि वे उस सड़क पर पहुंच गए थे जो कभी एक महत्वपूर्ण सड़क थी, और वे अपने पहले मार्च की तुलना में तेजी से आगे बढ़े। इस तरह वे लगभग 15 मील आगे बढ़े, जो पूर्व दिशा में सीधी रेखा में मापा गया था, हालांकि वास्तव में वे 20 मील या उससे अधिक चले होंगे। जैसे जैसे सड़क ऊपर चढ़ती गई, फ्रोडो का उत्साह थोड़ा बढ़ा, लेकिन वह अभी भी उदास महसूस कर रहा था, और अभी भी कभी कभी उसने सुना, या सोचा कि उसने सुना है, कंपनी के पीछे और उनके पैरों की गिरने और थपथपाने से परे, एक पीछे के कदम की आवाज जो प्रतिध्वनि नहीं थी। वे बिना आराम किए हॉबिट्स की सीमा तक आगे बढ़ चुके थे, और सभी एक ऐसी जगह के बारे में सोच रहे थे जहां वे सो सकें, जब अचानक दाईं और बाईं ओर की दीवारें गायब हो गईं।
ऐसा लग रहा था कि वे किसी मेहराबदार दरवाजे से होकर एक काली और खाली जगह में पहुंच गए हैं। उनके पीछे गर्म हवा का एक बड़ा झोंका था और उनके सामने अंधेरा उनके चेहरों पर ठंडा था। वे रुक गए और उत्सुकता से एक साथ भीड़ लगा दी। गैंडाल्फ खुश लग रहा था। मैंने सही रास्ता चुना, उसने कहा। आखिरकार हम रहने लायक इलाकों में आ रहे हैं और मेरा अनुमान है कि हम अब पूर्वी हिस्से से ज्यादा दूर नहीं हैं। लेकिन हम ऊंचाई पर हैं, डिमरिल गेट से काफी ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हवा के एहसास से लगता है कि हम एक बड़े हॉल में हैं। अब मैं थोड़ी असली रोशनी का जोखिम उठाऊंगा। उसने अपनी लाठी उठाई और कुछ पल के लिए बिजली की चमक जैसी लपटें उठीं। बड़ी बड़ी परछाइयां ऊपर उठीं और भाग गईं, और एक पल के लिए उन्होंने देखा कि उनके सिर के ऊपर एक विशाल छत है, जो पत्थर से बने कई शक्तिशाली खंभों पर टिकी हुई है। उनके सामने और दोनों तरफ एक विशाल खाली हॉल फैला हुआ था। इसकी काली दीवारें, कांच की तरह पॉलिश और चिकनी, चमक रही थीं और चमक रही थीं। उन्होंने 3 अन्य प्रवेश द्वार देखे, गहरे काले मेहराब, एक सीधे उनके सामने पूर्व की ओर और एक दोनों तरफ। फिर रोशनी चली गई। गैंडाल्फ ने कहा, फिलहाल मैं केवल यही करने का साहस करूंगा। पहाड़ की ओर बड़ी बड़ी खिड़कियां हुआ करती थीं और खदानों के ऊपरी हिस्से में रोशनी की ओर जाने वाली खाइयां। मुझे लगता है कि अब हम उन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बाहर फिर से रात हो गई है और हम सुबह तक कुछ नहीं बता सकते। अगर मैं सही हूं, तो कल हम वास्तव में सुबह को झांकते हुए देख सकते हैं। लेकिन इस बीच हमें आगे नहीं जाना चाहिए। अगर हम आराम कर सकते हैं, तो हमें आराम करना चाहिए। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है और अंधेरे रास्ते का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। लेकिन हम अभी भी आगे नहीं बढ़े हैं और दुनिया के लिए खुलने वाले द्वारों तक पहुंचने में अभी बहुत समय है। कंपनी ने उस रात को विशाल गुफानुमा हॉल में बिताया, एक कोने में एक साथ इकट्ठा होकर हवा से बचने के लिए। ऐसा लग रहा था कि पूर्वी मेहराब से ठंडी हवा का लगातार प्रवाह हो रहा था। जब वे लेटे थे, तो उनके चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, खोखला और विशाल, और वे डोल्विन हॉल और अंतहीन शाखाओं वाली सीढ़ियों और मार्गों के अकेलेपन और विशालता से पीड़ित थे। उस अंधेरी अफवाह ने हॉबिट्स को जो सबसे अजीब कल्पनाएं सुझाई थीं, वे मोरिया के वास्तविक भय और आश्चर्य से बिल्कुल भी कम नहीं थीं। सैम ने कहा, एक समय में यहाँ बौनों की एक बड़ी भीड़ रही होगी, और उनमें से हर एक 500 सालों से बेजरों से भी ज्यादा व्यस्त रहा होगा, और उनमें से ज्यादातर हार्ड रॉक में। उन्होंने ये सब क्यों किया? वे निश्चित रूप से इन अंधेरी खोहों में नहीं रहते थे। गिमली ने कहा, ये छेद नहीं है। ये द्वारोडेल्फ का महान क्षेत्र और शहर है। और पुराने समय में यह अंधकार में नहीं था, बल्कि प्रकाश और वैभव से भरा हुआ था, जैसा कि आज भी हमारे गीतों में याद किया जाता है। वो उठे और अंधेरे में खड़े होकर गहरी आवाज में मंत्रोच्चार करने लगे, जबकि गूंज छत में भाग गई। दुनिया जवान थी, पहाड़ हरे थे, चांद पर अभी तक कोई दाग नहीं देखा गया था, नदी या पत्थर पर कोई शब्द नहीं लिखे गए थे जब डुरिन जागा और अकेला चला गया। उसने नामहीन पहाड़ियों और घाटियों का नाम लिया, उसने अभी तक अनचाहे कुओं से पानी पिया। वह झुका और मिरमिया में देखा, और सितारों का एक मुकुट दिखाई दिया, जैसे चांदी के धागे पर रत्न, उसके सिर की छाया के ऊपर। दुनिया सुंदर थी, ऊंचे पहाड़ थे, नार्गोथ्रोंड और गोंडोलिन के शक्तिशाली राजाओं के पतन से पहले के दिनों में, जो अब पश्चिमी समुद्र के पार चले गए हैं। दुनिया ड्यूरिन के दिनों में सुंदर थी। वो एक राजा था, नक्काशीदार सिंहासन पर, पत्थर के कई खंभों वाले हॉल में, जिसकी छत सुनहरी और फर्श चांदी के थे, और दरवाजे पर शक्ति के चिन्ह थे। सूरज, तारे और चांद की रोशनी, क्रिस्टल के चमकते हुए दीपों में, जो बादलों या रात की छाया से अप्रभावित थे, हमेशा के लिए सुंदर और उज्ज्वल चमकते थे। वहां निहाई पर हथौड़े से प्रहार किया गया, वहां छेनी से नक्काशी की गई, और नक्काशीदार ने लिखा, वहां ब्लेड गड़ा गया, और मूठ बंधी हुई थी। खोदने वाले ने खनन किया, राजमिस्त्री ने निर्माण किया। वहां बेरिल, मोती और दूधिया पत्थर पीला था, और धातु मछलियों के कवच की तरह गड़ी गई थी। बकल और कोर्सलेट, कुल्हाड़ी और तलवार, और चमचमाते भाले जमा करके रखे गए थे। तब दुरीन के लोग अथक थे, पहाड़ों के नीचे संगीत जाग उठा,
वीणावादक वीणा बजाने लगे, गायक गाने लगे और द्वारों पर तुरही बजने लगी। दुनिया धूसर हो गई है, पहाड़ पुराने हो गए हैं, भट्टी की आग राख सी ठंडी हो गई है, कोई वीणा नहीं बजती, कोई हथौड़ा नहीं गिरता। अंधकार डुरिन के हॉल में रहता है, छाया उसकी कब्र पर है, मोरिया में, खजाददिम में। लेकिन फिर भी डूबे हुए तारे अंधेरे और हवा रहित मिरमय में दिखाई देते हैं। उसका मुकुट गहरे पानी में पड़ा है, जब तक डुरिन फिर से नींद से नहीं जाग जाता। मुझे ये पसंद है, सैम ने कहा, मुझे इसे सीखना चाहिए। मोरिया में, खजाददिम में। लेकिन उन सभी दियों के बारे में सोचकर अंधेरा और भी भारी लगने लगता है। क्या यहाँ अभी भी रत्नों और सोने के ढेर पड़े हैं? गिमली चुप हो गया। अपना गाना गाकर उसने आगे कुछ नहीं कहा। रत्नों के ढेर, गैंडाल्फ ने कहा। नहीं, ओर्क्स ने कई बार मोरिया को लूटा है, ऊपरी हॉल में कुछ भी नहीं बचा है। और जब से बौने भाग गए हैं, कोई भी गहरे स्थानों में शाफ्ट और खजाने की तलाश करने की हिम्मत नहीं करता है। वे पानी में डूब गए हैं या डर की छाया में। तो फिर बौने वापस क्यों आना चाहते हैं? सैम ने पूछा। मिथरिल के लिए, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया। मोरिया की संपत्ति सोने और जवाहरात, बौनों के खिलौनों में नहीं थी, न ही लोहे में, जो उनका नौकर था। ये सच है कि उन्हें ऐसी चीजें यहाँ मिली, खासकर लोहा, लेकिन उन्हें उनके लिए खुदाई करने की जरूरत नहीं थी। वे जो भी चीजें चाहते थे, वे व्यापार में प्राप्त कर सकते थे। क्योंकि दुनिया में केवल यही मोरिया चांदी, या जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं, सच्चा चांदी पाया गया था। मित्रिल एल्विश नाम है। बौनों का एक नाम है जिसे वे नहीं बताते। इसका मूल्य सोने से 10 गुना था, और अब यह मूल्य से परे है, क्योंकि जमीन के ऊपर बहुत कम बचा है, और यहाँ तक कि औक भी इसके लिए यहाँ खुदाई करने की हिम्मत नहीं करते। खदानें उत्तर की ओर कैराद्रास की ओर जाती हैं और अंधेरे में जाती हैं। बौने कोई कहानी नहीं बताते, लेकिन जिस तरह मित्रिल उनकी संपत्ति का आधार था, उसी तरह यह उनका विनाश भी था। उन्होंने बहुत लालच से और बहुत गहराई से खुदाई की, और जिस चीज से वे भागे थे, ड्यूरिन के अभिशाप को परेशान किया। उन्होंने जो कुछ प्रकाश में लाया था, उसमें से लगभग सभी को ऑक्स ने एकत्र कर लिया है, तथा उसे सौरोन को श्रद्धांजलि स्वरूप दे दिया है, जो उसे चाहता है। मित्र, सभी लोग इसे चाहते थे। इसे तांबे की तरह पीटा जा सकता था, और कांच की तरह पॉलिश किया हुआ, और बौने इससे एक धातु बना सकते थे, जो हल्की और फिर भी कठोर स्टील से कठोर थी। इसकी सुंदरता सामान्य चांदी की तरह थी, लेकिन मित्रिल की सुंदरता धूमिल या फीकी नहीं हुई। कल्पित बौने इसे बहुत प्यार करते थे, और कई उपयोगों में से उन्होंने इसे इथिल्डिन, स्टारमून बनाया, जिसे आपने दरवाजों पर देखा होगा। बिल्बो के पास मित्रिल रिंग का एक कोर्सलेट था जो उसे थोरिन ने दिया था। मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या हुआ। मुझे लगता है कि यह अभी भी मिशेल डेल्विंग मैथोम हाउस में धूल जमा कर रहा है। क्या? गिमली ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मोरिया चांदी का एक कवच। यह एक राजसी उपहार था। हाँ, गैंडाल्फ ने कहा। मैंने उसे कभी नहीं बताया, लेकिन इसका मूल्य पूरे शायर और उसमें मौजूद हर चीज के मूल्य से ज्यादा था। फ्रोडो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना हाथ अपनी अंगरखी के नीचे डाला और अपनी मेल शर्ट की अंगूठियों को छुआ। उसे यह सोचकर हैरानी हुई कि वह अपनी जैकेट के नीचे शायर की कीमत लेकर घूम रहा था। क्या बिल्बो को पता था? उसे कोई संदेह नहीं था कि बिल्बो अच्छी तरह जानता था। ये वास्तव में एक राजसी उपहार था, लेकिन अब उसके विचार अंधेरी खदानों से दूर, रिवेंडेल, बिल्बो और बैगैंड की ओर चले गए थे, जब बिल्बो अभी भी वहां था। वह पूरे दिल से चाहता था कि वह वहां वापस आ जाए, और उन दिनों में, लॉन की घास काट रहा हो, या फूलों के बीच घूम रहा हो, और उसने कभी मोरिया, या मित्रिल या अंगूठी के बारे में नहीं सुना हो। एक गहरा सन्नाटा छा गया। एक एक करके बाकी लोग सो गए। फ्रोडो चौकन्ना था, मानो यह कोई सांस हो जो गहरे स्थानों से अदृश्य दरवाजों से अंदर आ रही हो। उस पर भय छा गया। उसके हाथ ठंडे थे और माथा नम। वह सुनता रहा। 2 घंटे तक उसका पूरा ध्यान सुनने में लगा रहा और कुछ नहीं, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं सुनी, यहाँ तक कि किसी पदचिह्न की काल्पनिक प्रतिध्वनि भी नहीं। उसकी निगरानी लगभग समाप्त हो चुकी थी,
जब दूर जहां उसने अनुमान लगाया कि पश्चिमी मेहराब है, उसे लगा कि वह 2 हल्के प्रकाश बिंदु देख सकता है, लगभग चमकदार आंखों की तरह। वह चौंक गया, उसका सिर हिल गया था। मैं लगभग जागते हुए सो गया था, उसने सोचा। मैं एक सपने के किनारे पर था। वो खड़ा हुआ और अपनी आंखें रगड़ी और खड़ा रहा, अंधेरे में झांकता रहा, जब तक कि लेगोलास ने उसे राहत नहीं दी। जब वह लेट गया तो वह जल्दी से सो गया, लेकिन उसे ऐसा लगा कि सपना जारी है। उसने फुसफुसाहट सुनी और 2 पीली रोशनी के बिंदुओं को धीरे धीरे पास आते देखा। वह उठा और पाया कि दूसरे लोग उसके पास धीरे धीरे बोल रहे थे और एक मंद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। छत के पास एक शाफ्ट के माध्यम से पूर्वी मेहराब के ऊपर एक लंबी पीली चमक आ रही थी और हॉल के पार उत्तरी मेहराब से रोशनी भी मंद और चमक रही थी दूर से। फ्रोडो उठकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग, गैंडाल्फ ने कहा। आखिरकार सुबह फिर से हो ही गई। मैं सही था, आप देखिए, हम मोरिया के पूर्वी किनारे पर बहुत ऊपर हैं। आज खत्म होने से पहले हमें ग्रेट गेट्स ढूंढ लेना चाहिए और डिमरल डेल में हमारे सामने मिर्मिया का पानी देखना चाहिए। गिमली ने कहा, मुझे खुशी होगी। मैंने मोरिया को देखा है और यह बहुत बढ़िया है, लेकिन यह अंधेरा और भयानक हो गया है और हमें मेरे रिश्तेदारों का कोई संकेत नहीं मिला है। मुझे अब संदेह है कि बालिन कभी यहाँ आया था। नाश्ता करने के बाद गैंडाल्फ ने फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। हम थके हुए हैं, लेकिन जब हम बाहर होंगे तो हमें बेहतर आराम मिलेगा, उसने कहा। मुझे लगता है कि हम में से कोई भी मोरिया में एक और रात बिताना नहीं चाहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बोरोमीर ने कहा। हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? उस पूर्व की ओर वाले मेहराब से। शायद, गैंडाल्फ ने कहा, लेकिन मुझे अभी तक ठीक से पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। जब तक मैं पूरी तरह से भटक न जाऊं, मुझे लगता है कि हम ग्रेट गेट्स के ऊपर और उत्तर में हैं और उनके नीचे जाने का सही रास्ता ढूंढना आसान नहीं हो सकता। पूर्वी मेहराब शायद वह रास्ता साबित होगा जिस पर हमें जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि हम अपना मन बना लें हमें अपने आसपास देखना चाहिए। चलो हम उत्तरी दरवाजे में उस रोशनी की ओर चलते हैं। अगर हमें कोई खिड़की मिल जाए तो यह मददगार हो सकता है, लेकिन मुझे डर है कि रोशनी केवल गहरी खाइयों से ही आती है। उसके नेतृत्व में कंपनी उत्तरी मेहराब के नीचे से गुजरी। उन्होंने खुद को एक चौड़े गलियारे में पाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, चमक और भी तेज होती गई और उन्होंने देखा कि यह उनके दाईं ओर के एक दरवाजे से आ रही थी। यह ऊंचा और सपाट शीर्ष वाला था और पत्थर का दरवाजा अभी भी अपने टिका पर टिका हुआ था, आधा खुला हुआ। इसके आगे एक बड़ा चौकोर कक्ष था। यह मंद रोशनी वाला था, लेकिन उनकी आंखों को इतने लंबे समय तक अंधेरे में रहने के बाद ये बहुत ही चमकदार लग रहा था और वे अंदर घुसते ही पलकें झपकाते रहे। उनके पैरों से फर्श पर गहरी धूल उड़ी और वे दरवाजे पर पड़ी चीजों से टकरा गए, जिनकी आकृतियां वे पहले नहीं समझ पाए थे। कक्ष पूर्वी दीवार में एक चौड़ी शाफ्ट से रोशन था। यह ऊपर की ओर झुका हुआ था और बहुत ऊपर नीले आकाश का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा दिखाई दे रहा था। शाफ्ट की रोशनी सीधे कमरे के बीच में एक मेज पर पड़ती थी, एक आयताकार ब्लॉक लगभग 2 फीट ऊंचा, जिस पर सफेद पत्थर का एक बड़ा स्लैब रखा हुआ था। यह एक कब्र की तरह लग रहा है, फ्रोडो ने बड़बड़ाया और एक अजीब सी आशंका के साथ आगे की ओर झुका ताकि इसे और करीब से देख सके। गैंडाल्फ जल्दी से उसके पास आया। स्लैब पर रून गहराई से उकेरे गए थे। ये डेरॉन के रून हैं, जैसे कि मोरिया में पुराने समय में इस्तेमाल किए जाते थे, गैंडाल्फ ने कहा। यह मनुष्यों और बौनों की भाषा में लिखा है। फंडिन का पुत्र बालिन, मोरिया के स्वामी, तो वो मर चुका है, फ्रोडो ने कहा। मुझे डर था कि ऐसा ही होगा। गिमली ने अपना हुड अपने चेहरे पर डाल लिया।